पृथ्वी की गतियां, मोशन ऑफ अर्थ। परिचय, इंट्रोडक्शन। पृथ्वी सदैव गतिमान है। वह अपने अक्ष पर निरंतर गोलाई में घूमती है। साथ ही सौरमंडल का सदस्य होने के कारण पृथ्वी अपने दीर्घवृत्ताकार कक्षा में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। इस प्रकार पृथ्वी की दो गतियां हैं। 1. घूर्णन गति अथवा दैनिक गति। 2. परिक्रमण गति अथवा वार्षिक गति। घूर्णन अथवा दैनिक गति, रोटेशन मूवमेंट। पृथ्वी को एक परिभ्रमण करने में 24 घंटे का समय लगता है, जिससे दिन व रात होते हैं। पृथ्वी की इसी गति को दैनिक गति कहते हैं। पृथ्वी जिस धुरी एवं अक्ष पर घूमती है वह एक काल्पनिक रेखा है। ये रेखा पृथ्वी के केंद्र से होकर उसके उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों को मिलाती है और पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजरती है। पृथ्वी का यह अक्ष अपने कक्ष तल, प्लेन ऑफ द ऑर्बिट, के साथ 66.1/2 डिग्री का कोण बनाती है। घूर्णन का प्रभाव। दिन व रात घूर्णन क्रिया से होते हैं। समुद्री क्षेत्रों में प्रतिदिन ज्वार भाटे की स्थिति आती है। भिन्न भिन्न देशांतरों पर स्थित स्थानों का स्थानीय समय ज्ञात किया जा सकता है। दिशाओं का आधार। पृथ्वी का घूर्णन दिशाओं का आधार प्रदान करता है, क्योंकि पृथ्वी प से पू की दिशा में घूमती है। सौर दिवस, सोलर डे। जब पृथ्वी का कोई बिंदु घूमकर पुनः अपने स्थान पर पहुंच जाता है, तब पृथ्वी अपनी कक्षा, ऑर्बिट, पर 1 डिग्री के लगभग आगे बढ़ चुकी होती है। फलस्वरूप नक्षत्रीय स्थिति में परिवर्तन हो जाता है, अर्थात वह बिंदु 24 घंटे के पहले ही सूर्य के नीचे आ जाता है। यह अवधि 23 घंटे 56 मिनट तथा 0.099 सेकंड का होता है। इसे नक्षत्र दिवस कहा जाता है। नक्षत्र वर्ष, साइडरियल ईयर, सामान्यतया 365 दिन का तथा लीप वर्ष 366 दिन का होता है। 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट तथा 9.5 सेकंड की अवधि को एक नक्षत्र कहा जाता है। प्रत्येक सोलर वर्ष कैलेंडर वर्ष से लगभग 6 घंटे बढ़ जाता है, जिसे हर चौथे वर्ष में लीप वर्ष बनाकर समायोजित किया जाता है। प्रत्येक लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन का होता है। लीप वर्ष 4 से विभाज्य होता है, अतएव ये प्रति चौथे वर्ष पड़ता है। परिक्रमण अथवा वार्षिक गति, रेवोल्यूशन मूवमेंट। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक अंडाकार पथ पर 365 दिन तथा 6 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। पृथ्वी की इस परिक्रमा को उसकी परिक्रमण गति या वार्षिक गति कहते हैं। पृथ्वी की कक्षा, ऑर्बिट, अंडाकार होने के कारण ये कभी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है तो कभी अधिकतम दूरी पर। उपसौर, पेरिहेलियन। जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम दूरी पर होती है तो ये स्थिति उपसौर कहलाती है। ये स्थिति प्रत्येक वर्ष 3 जनवरी को बनती है। इस समय पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी अर्थात 14.70 करोड़ किमी पर होती है। अपसौर, अफीलियन। जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो ये स्थिति अपसौर कहलाती है। ऐसी स्थिति प्रत्येक वर्ष 4 जुलाई को बनती है। इस समय पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी अर्थात 15.2 करोड़ किमी पर होती है। परिक्रमण के प्रभाव। दिन रात की अवधि में अंतर। पृथ्वी पर प्रकाश व ऊष्मा के वितरण में अंतर आना। ऋतुओं में परिवर्तन होना। एपसाइड रेखा, अपसाइड लाइन। अपसौर, अफीलियन एवं उपसौर, पेरिहेलियन
के पार्थिव बिंदुओं को सूर्य के केंद्र से होकर मिलाने वाली रेखा एप्साइड रेखा कहलाती है। दिन और रात। पृथ्वी अपने अक्ष पर लट्टू की तरह घूमती रहती है, जिसे हम उसकी परिभ्रमण गति कहते हैं। अपने अक्ष पर घूमते हुए पृथ्वी को एक परिभ्रमण करने में 24 घंटे का समय लगता है। परिभ्रमण के दौरान पृथ्वी का एक भाग सूर्य के सामने से गुजरता है तथा उजाले में रहता है और शेष भाग सूर्य के पीछे अर्थात अंधेरे में रहता है। सूर्य के सामने वाले भाग पर दिन होता है और जो भाग सूर्य के पीछे रहता है वहां रात होती है। इसके बाद दूसरा चक्र आरंभ होता है तथा रात के पश्चात दिन और दिन के पश्चात रात का क्रम चलता रहता है। 24 घंटे के हर एक दिन रात के चक्र को साधारण बोलचाल में एक दिन कहा जाता है। दिन रात का छोटा बड़ा होना। यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर लंबवत होती है तो प्रत्येक स्थान पर दिन रात बराबर होते हैं। पृथ्वी का अक्ष अपनी कक्षा तल के साथ 661/2 डिग्री का कोण बनाता है। इसके फलस्वरूप वर्ष के विभिन्न अवधियों में दोपहर में सूर्य की ऊंचाई में अंतर पाया जाता है। इसके कारण वर्ष की विभिन्न अवधियों में दिन एवं रात की लंबाई में अंतर पाया जाता है। 21 मार्च को सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकने के बाद उत्तरी गोलार्ध में लंबवत चमकना शुरू करता है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर जब लंबवत चमकता है तब उत्तरी ध्रुव पर सूर्य की किरणों का आपतन कोण एंगल ऑफ इंक्लिनेशन सर्वाधिक होता है। 21 जून को जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है तब 231/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर वर्ष का अधिकांश प्रकाश प्राप्त होता है, जिससे वहां दिन लंबे लगभग 14 घंटे तथा रातें छोटी होती हैं। इसके विपरीत 21 जून को मकर रेखा पर अर्थात दक्षिणी गोलार्ध में दिन की अवधि छोटी तथा रातें बड़ी होती हैं। 21 मार्च से 23 सितंबर की अवधि तक उत्तरी गोलार्ध में सूर्य उत्तरी गोलार्ध में लंबवत होता है। फलतः उत्तरी गोलार्ध सूर्य का प्रकाश 12 घंटे से अधिक अवधि तक प्राप्त करता है। अतः उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े तथा रातें छोटी होती हैं। इस प्रकार 21 मार्च से 23 सितंबर तक उत्तरी ध्रुव पर 6 माह का दिन तथा दक्षिणी ध्रुव पर 6 माह की रात होती है। 23 सितंबर के बाद सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश करता है। 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव पर सूर्य का आपतन कोण 661/2 डिग्री का होता है, अर्थात सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। फलस्वरूप दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े और रातें छोटी होती हैं तथा इसके विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। यहाँ दिन छोटे और रातें बड़ी होती हैं। 23 सितंबर से 21 मार्च तक सूर्य का प्रकाश दक्षिणी गोलार्ध में अधिक प्राप्त होता है एवं जैसे जैसे दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़ते हैं दिन की अवधि भी बढ़ती जाती है। दक्षिणी ध्रुव पर इसी कारण 6 महीने का दिन होता है। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा पर चमकता है। इस समय समस्त अक्षांश रेखाओं का आधा भाग प्रकाश में रहता है। अतः इस दिन विश्व के विभिन्न भागों में दिन एवं रात की अवधि समान होती है। दोनों गोलार्धों में दिन रात एवं ऋतु की समानता रहने से इन दोनों स्थितियों को विषुव इक्विनॉक्स कहा जाता है। इस प्रकार की स्थिति को विषुव दिवस कहते हैं। ऋतु परिवर्तन सीजन चेंजेस। पृथ्वी एक वर्ष में सूर्य की एक परिक्रमा करती है, अतः पृथ्वी की सूर्य के सापेक्ष स्थितियां बदलती रहती हैं। पृथ्वी के परिक्रमण में 4 मुख्य अवस्थाएं आती हैं जिनसे ऋतु परिवर्तन होता है। 21 जून से सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। इस स्थिति को कर्क संक्रांति समर सोल्स्टिस कहते हैं। 21 मार्च के बाद सूर्य उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करता है।
इससे उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि बढ़ने लगती है। फलस्वरूप यहाँ ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है। 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत चमकती हैं, जिससे उत्तरी गोलार्ध में दिन की लंबाई सबसे अधिक होती है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु तथा इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। 23 सितंबर के बाद सूर्य दक्षिणायन होने लगता है। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। इस स्थिति को मकर संक्रांति, विंटर सोलिस्टिस कहते हैं। इस समय दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। फलस्वरूप दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु एवं उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। अतः इस समय अक्षांश रेखा पर आधा भाग सूर्य का प्रकाश प्राप्त करता है, जिससे सभी स्थानों पर दिन व रात की अवधि बराबर होती है। दिन रात की बराबर स्थिति के कारण ऋतु में भी समानता पाई जाती है, जिसे विषुव अथवा समदिन रात इक्विनॉक्स कहा जाता है। 21 मार्च की स्थिति को बसंत विषुव स्प्रिंग इक्विनॉक्स एवं 23 सितंबर की स्थिति को शरद विषुव ऑटम इक्विनॉक्स कहते हैं। ज्वार भाटा टाइड एब डॉट सूर्य एवं चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने को ज्वार तथा नीचे गिरने को भाटा कहा जाता है। इससे उत्पन्न तरंगों को ज्वारीय तन कहते हैं। ज्वार भाटा की ऊंचाई सागर में जल की गहराई, सागरीय तट की रूपरेखा तथा सागर के खुले होने या बंद होने पर निर्भर करती है। यद्यपि सूर्य चंद्रमा से बहुत बड़ा है, तथापि चंद्रमा की आकर्षण शक्ति का प्रभाव दोगुना है। इसका कारण सूर्य का चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी से दूर होना है। प्रत्येक स्थान पर 24 घंटे में 2 बार ज्वार भाटा आता है। जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तो संयुक्त गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण दीर्घ ज्वार उत्पन्न होता है। ये स्थिति सिज़िगी कहलाती है, जो पूर्णमासी व अमावस्या को होती है। इसके विपरीत जब सूर्य तथा चंद्रमा मिलकर समकोण बनाते हैं तो इन दोनों के आकर्षण बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। इस स्थिति में निम्न ज्वार उत्पन्न होते हैं। ये स्थिति कृष्ण पक्ष सप्तमी एवं शुक्ल पक्ष अष्टमी को बनती है। लघु ज्वार सामान्य ज्वार से 20% नीचा व दीर्घ ज्वार सामान्य ज्वार से 20% ऊंचा होता है। अयनवृत्तीय व भूमध्य रेखीय ज्वार। सूर्य के समान चंद्रमा भी उत्तरायण व दक्षिणायन होता है। जब चंद्रमा का अधिकतम झुकाव कर्क व मकर रेखा पर होता है तो इस स्थिति में आकर्षण बल के प्रभाव से आने वाले उच्च ज्वार को अयनवृत्तीय ज्वार कहते हैं। ऐसी स्थिति महीने में 2 बार होती रहती है। जब चंद्रमा का अधिकतम झुकाव भूमध्य रेखा पर होता है तो आकर्षण बल के प्रभाव से आने वाले ज्वार को भूमध्य रेखीय ज्वार कहते हैं। उपभू और अपभू ज्वार। चंद्रमा दीर्घ वृत्ताकार कक्षा के सहारे पृथ्वी की परिक्रमा करता है। जब चंद्रमा पृथ्वी से निकटतम दूरी उपभू स्थिति पर होता है तो ऐसी स्थिति में आकर्षण बल के प्रभाव से आने वाले ज्वार को उपभू ज्वार कहते हैं। जब चंद्रमा पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर अपभू स्थित होता है तो ज्वारोत्पादक बल का प्रभाव कम होने से लघु ज्वार की उत्पत्ति होती है, जिसे अपभू ज्वार कहते हैं। दैनिक, अर्ध दैनिक व मिश्रित ज्वार। किसी स्थान पर एक दिन में एक उच्च एवं एक निम्न ज्वार आता है। जब उच्च एवं निम्न ज्वारों की ऊंचाई समान होती है तो उसे दैनिक ज्वार कहते हैं।
किसी स्थान पर एक दिन में 2 उच्च एवं 2 निम्न ज्वार आते हैं। 2 लगातार उच्च एवं निम्न ज्वार की ऊंचाई लगभग समान होती है, उसे अर्धदैनिक ज्वार कहते हैं। ऐसे ज्वार जिनकी ऊंचाई में भिन्नता होती है, उसे मिश्रित ज्वार कहा जाता है। ये ज्वार सामान्यतः उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट एवं प्रशांत महासागर में बहुत से द्वीप समूहों पर उत्पन्न होते हैं। चंद्रमा का परिक्रमण और ज्वार भाटों का अंतराल। पृथ्वी पर चंद्रमा के सम्मुख स्थित भाग पर चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण ज्वार आता है, किंतु इसी समय पृथ्वी पर चंद्राभिमुखी भाग पर भी ज्वार आता है। इसका कारण पृथ्वी के घूर्णन को संतुलित करने के लिए अपकेंद्री बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का शक्तिशाली होना है। प्रत्येक स्थान पर 12 घंटे के बाद ज्वार आना चाहिए, किंतु ये प्रतिदिन लगभग 26 मिनट की देरी से आता है। इसका कारण चंद्रमा का पृथ्वी के सापेक्ष गतिशील होना है। ज्वार भाटा 24 घंटे 52 मिनट में 2 बार आता है। क्योंकि चंद्रमा द्वारा समुद्र का जल आकर्षित होकर हर स्थान पर लगभग 24 घंटे 52 मिनट में 2 बार चढ़ता है और 2 बार उतरता है। ज्वार भाटा में दैनिक अंतर 24 घंटे के स्थान पर 24 घंटे 52 मिनट इसलिए होता है क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और घूमती हुई पृथ्वी के जिस विशेष स्थान के सीध में किसी विशेष समय पर वह पहले दिन था, अगले दिन उसी स्थान के ठीक सीध में आने के लिए उसे 52 मिनट की यात्रा और करनी पड़ती है। कनाडा के न्यू ब्रंसविक तथा नोवा स्कोटिया के मध्य स्थित फिनली में ज्वार की ऊंचाई सर्वाधिक 15 से 18 मीटर होती है, जबकि भारत के ओखा तट पर ज्वार की ऊंचाई मात्र 2.5 मीटर होती है। इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर स्थित साउथहैम्पटन में प्रतिदिन 4 बार ज्वार आता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 2 बार इंग्लिश चैनल तथा 2 बार उत्तरी सागर में होकर ज्वार विभिन्न अंतरालों पर वहां पहुंचता है। ज्वार भाटा की उत्पत्ति की संकल्पनाएं। विद्वान। सिद्धांत। सर आइजैक न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। लाप्लास। गतिक सिद्धांत। हेवले व आयरी। प्रगामी तरंग सिद्धांत। हैरिस। स्थैतिक तरंग सिद्धांत। ग्रहण एक्लिप्स। जब कभी अमावस्या के दिन सूर्य और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा आंशिक या पूर्णतः अंधकार में हो जाता है, तो इस स्थिति को ग्रहण करते हैं। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है जबकि पृथ्वी की परिक्रमा चंद्रमा करता है। जब सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाती है तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने लगती है, जिससे उस पर अंधेरा छा जाता है। इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण की घटना सदैव पूर्णिमा फुल मून को होती है। क्योंकि पृथ्वी एवं चंद्रमा के कक्ष तलों में 5 डिग्री का झुकाव पाया जाता है तथा चंद्रमा पृथ्वी के कक्ष तल में कभी कभी ही होता है, अतः चंद्र ग्रहण उसी पूर्णिमा को होता है जब चंद्रमा पृथ्वी के कक्ष तल में होता है। सूर्य ग्रहण सोलर एक्लिप्स। जब पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य चंद्रमा आ जाता है तथा उसकी छाया पृथ्वी पर पड़ती है तो सूर्य ग्रहण की घटना होती है। सूर्य ग्रहण सदैव अमावस्या न्यू मून को ही होता है, किंतु प्रत्येक अमावस्या को नहीं, क्योंकि पृथ्वी एवं चंद्रमा के कक्ष तलों में परस्पर 5 डिग्री के झुकाव के कारण सूर्य ग्रहण उस विशेष अमावस्या को ही होता है जिस अमावस्या को चंद्रमा पृथ्वी के कक्ष तल में आ जाता है।
जब चंद्रमा सूर्य को पूर्ण रूप से ढक लेता है तो पूर्ण सूर्य ग्रहण, तथा जब चंद्रमा सूर्य को आंशिक रूप से ढक लेता है तो आंशिक सूर्य ग्रहण की घटना होती है। एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 7 ग्रहण हो सकते हैं। इनसे 4 या 5 सूर्य ग्रहण तथा 3 तथा 4 चंद्र ग्रहण हो सकते हैं। इसी प्रकार एक सदी में औसत 238 सूर्य ग्रहण हो सकता है। इनमें 28% पूर्ण सूर्य ग्रहण, 33% वलयाकार सूर्य ग्रहण, एन्युलर सोलर इक्लिप्स, तथा शेष 39% आंशिक सूर्य ग्रहण, पार्शियल सोलर इक्लिप्स हो सकता है। सामान्य रूप से पूर्ण सूर्य ग्रहण 450 सेकंड या 7.5 मिनट का होता है तथा इसकी अधिकतम अवधि 8 मिनट होती है। सौर कोरोना, सोलर कोरोना। सूर्य ग्रहण के दौरान जब सूर्य चमकती हुई अंगूठी के रूप में दिखाई पड़ता है तो इस घटना को डायमंड रिंग या सौर कोरोना कहा जाता है। डायमंड रिंग का कारण चंद्रमा के समीपवर्ती भाग की विषमता है। चंद्र ग्रहण की तुलना में सूर्य ग्रहण की घटना अधिक होती है।